नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता 2020 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। कमेंट में कमेंट आ रहे थे कि मैम थोड़े से कठिन प्रश्न लेकर आइए, तो देखते हैं इसमें आपको थोड़े से कठिन प्रश्न मिलेंगे। सभी को अच्छी तरीके से हल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्नों की व्याख्या मैं आज नहीं कर रही हूँ, मैं प्रश्न और प्रश्न के उत्तर सिर्फ बताती जाऊँगी। 80 प्रश्न होते हैं एक प्रश्न पत्र में, तो सभी को एक ही क्लास में इसी क्लास में हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, शरत चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र? आवारा मसीहा उपन्यास जो है किसके जीवन पर आधारित है? कह सकते हैं किसकी जीवनी है? अपने उत्तर आप कमेंट में देते जाइए और जो गलत हो उसको गिन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका शरत चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, जैनेन्द्र ने या अज्ञेय ने? किसने जो है कुट्टी चातन के नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका अज्ञेय ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं कूट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। एक साइड उपन्यास हैं और एक तरफ जो हैं लेखक लिखे गए हैं। मैला आंचल, यह पथ बंधु था, गली आगे मुड़ती है और लोक ऋण, इनको मिला करके आपको कूट से उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। मैलांचल की बात करें तो यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। यह पथ बंधु था श्री नरेश मेहता की रचना है। और गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की रचना है। लोक ऋण जो है विवेकी राय की रचना है। और इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दुर्गा एकांकी के नाटककार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास? दुर्गा एकांकी के नाटककार कौन हैं? सही उत्तर है इसका उदय शंकर भट्ट। यह उदय शंकर भट्ट का एकांकी है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, संस्मरण है, व्यंग है या रेखाचित्र है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? सही उत्तर है रिपोर्टाज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति कौन है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या इनमें से कोई नहीं? कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति कौन सी है, आपको बताना है। सही उत्तर है इसका आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कही न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा और विष्णु प्रभाकर? कही न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन हैं? किसकी आत्मकथा है यह? सही उत्तर हो जाएगा इसका भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा और औरों के बहाने? राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति आपको बतानी है, इसमें से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका औरों के बहाने। यह राजेंद्र यादव का संस्मरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा को, अनामदास का पोथा को, चारुचंद्र लेख को या बाण भट्ट की आत्मकथा को? किसको रैक्य आख्यान भी कहा जाता है? सही उत्तर है इसका अनामदास का पोथा को।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है? रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा कौन सी विधा की रचना है? किस विधा की रचना है वोल्गा से गंगा? सही उत्तर हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? यह कथन इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन में है आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। किसका कथन है आपको बताना है। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। यह जो है डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी कहानी है? यह तो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसका उत्तर आप सभी को मालूम होगा। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह की कहानी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें फिर से दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कृतियां हैं संतप्त, मणिकर्णिका, जूठन, अपने अपने पिंजड़े और रचनाकार हैं मोहनदास नैमिषारय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम और सूरज पाल सिंह। सबसे पहले मिला लेते हैं इसको। बात करें संतप्त की तो यह सूरज पाल चौहान की रचना है। मणिकर्णिका तुलसीराम की रचना है। मोरदहिया का दूसरा भाग कहा जाता है इसको। जूठन की बात करें तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारय की रचना है। और इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है और वह कौन सा है, हमें चुनना है। ऑप्शन ए है निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, अज्ञेय एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती किन्नर देश में और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। कौन सी रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका धर्मवीर भारती किन्नर देश में। कमेंट में बताइए आप किन्नर देश में किसकी रचना है। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए बोलती प्रतिमा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमें देखना है कि कौन सा उपन्यास में वर्णित समस्या और युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्मभूमि की बात करें तो अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प में पारलौकिक समस्या, सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या और गबन में दहेज और अनमेल विवाह समस्या। कौन सा उपन्यास से वर्णित उसकी समस्या का चित्रण इसमें नहीं किया गया है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, व्यंग है, कहानी है या डायरी है? विकलांग श्रद्धा का दौर इसमें से किस विधा की रचना है? सही उत्तर की बात करें तो व्यंग विधा की रचना है यह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण मिलता है? मीरगंज, मेरीगंज, शिवपालगंज या गंगौली। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण मिलता है? राग दरबारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। सही उत्तर है इसका शिवपालगंज। शिवपालगंज का चित्रण मिलता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है। पंक्ति किसकी है? घनानंद की, आलम की, ठाकुर की या बोधा की? यह पंक्तियां आपने बहुत बार पढ़ी होंगी और यहाँ पर आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। यह पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। यह पंक्तियां हैं बोधा की। प्रश्न संख्या 20 है कि महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपर्णा की, दीपशिखा की, निर्जा की या सांध्य गीत की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सही उत्तर है इसका सप्तपर्णा काव्य संग्रह की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? अब तक तो आप सिर्फ यही बताते आए थे कि यह दोहा किसका है, लेकिन अब आपको बताना है कि यह उनकी किस रचना से लिया गया है। रस प्रबोध से, अंग दर्पण से, रस प्रबोध एवं अंग दर्पण दोनों से या इनमें से कोई नहीं? किस रचना से यह दोहा लिया गया है आपको बताना है। कमेंट में फटाफट अपने उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग दर्पण से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मतीराम को, देव को, जायसी को या सूरदास को? मिश्र बंधुओं की जो पुस्तक है हिंदी नवरत्न, इनमें किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है? मतीराम, देव, जायसी, सूर, किसको स्थान नहीं मिला है? सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवगीत विधा से संबंधित कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भंवर, शंभुनाथ सिंह। दर्द जहां नीला है किसकी रचना है? राइट ऑप्शन है इसका शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर नंदू दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर जगदीश गुप्त? किसका कथन है यह? किसने जो है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था? सही उत्तर है इसका नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 25, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? रामनरेश त्रिपाठी की, रामकुमार वर्मा की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या मैथिली शरण गुप्त की? कृषक क्रंदन किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है कृषक क्रंदन। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? भारत दुर्दशा से, कालचक्र से, अंधेर नगरी से या बादशाह दर्पण से? किस रचना की पंक्तियां हैं हिंदी नई चाल में ढली? सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को अच्छी तरीके से याद रखिएगा ताकि जब आगे आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट हो या फिर से आए तो आप उसको सही करने से चूके ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालचक्र, या कालचक्र की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, वह नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित जो हिंदी शब्द सागर है उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन उसकी भूमिका का नाम दूसरा था। आपको बताना है वो नाम कौन सा था, क्योंकि उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था। तो सही उत्तर है इसका हिंदी साहित्य का विकास, इस नाम से प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त कीन्हो खेल करी जान्यो है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर की, घनानंद की, भिखारी दास की या देव की? किसकी काव्य पंक्तियां हैं यह? आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं इस पंक्तियों को। सही उत्तर है ठाकुर की, या ठाकुर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के लिए किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या रामचंद्र शुक्ल ने? वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। मैथिली शरण गुप्त के लिए यह कथन है और आपको बताना है कि किसने कहा है। सही उत्तर है इसका डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास की, गंग की, ध्रुवदास की या रहीमदास की? मदनाष्टक किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका रहीमदास की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है या इनमें से एक भी नहीं? कैसा ग्रंथ है? मतीराम द्वारा लिखित जो ग्रंथ है ललित ललाम, वह किस प्रकार का ग्रंथ है आपको बताना है। सही उत्तर है अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। कौन जो है इसमें से कौन सी रचना जो है नागार्जुन की नहीं है? सही उत्तर है इसका युग की गंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति में है? बीजक में, गोरखबानी में, कवितावली में, नाथबानी में? तुलसीदास की यह पंक्तियां हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। कवितावली से यह पंक्तियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 है। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, कुंवर नारायण, हरि नारायण व्यास। सागर मुद्रा किसकी कृति है? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय की रचना है यह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या मोहन अवस्थी ने? किसने कहा था हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए आधार काल? सही उत्तर है मोहन अवस्थी। इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद चौहान की, अग्रदास की, हृदयराम की, प्रियादास की? राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका अग्रदास की रचना है राम ध्यान मंजरी। प्रश्न संख्या 37 है। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या रामदास सिंह? सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर है इसका पंडित सदानंद मिश्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से, जबलपुर से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से? विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाबूराव बिष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला, हिंदुस्तान? बाबूराव बिष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? सही उत्तर है इसका दैनिक आज के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ?
सन 1828 ईस्वी, सन 1832 ईस्वी, सन 1827 ईस्वी या सन 1829 ईस्वी में? बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है सन 1829 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिप्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश या ज्ञान रंजन? तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? सही उत्तर है अखिलेश, यह तद्भव पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ी तो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थे लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य कौन हैं? कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या मम्मट? आपको बताना यह कथन किस विद्वान का है, किस सांस्कृतिक विद्वान का है? सही उत्तर है इसका मम्मट, यह कथन मम्मट का है। राइट आंसर है आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाय, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाय। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? परिसंख्या, असंगति, प्रतीप या विभावना? इन काव्य पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाये, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाये। और इसका सही उत्तर है परिसंख्या अलंकार इसमें है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में कौन सा छंद है? वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, दुर्मिल है या बसंत तिलका है? कौन सा छंद है इसमें? सही उत्तर हो जाएगा इसका द्रुत विलंबित, इसमें द्रुत विलंबित छंद है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य की परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? कुलपति मिश्र ने, भिखारी दास ने, चिंतामणि ने या श्रीपति ने? काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? सही उत्तर है इसका चिंतामणि, चिंतामणि के द्वारा दी गई यह परिभाषा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति यानी आस्वाद का स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? इसकी स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? भट्टलोलक ने, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने या भट्टनायक ने? ये चारों जो हैं भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता कहे जाते हैं। और आपको बताना है कि इसमें जो संयोग है इसका अर्थ है भोज्य भोजक भाव और निष्पत्ति है इसका अर्थ है भुक्ति। इस स्थापना के व्याख्याकार कौन हैं? सही उत्तर है इसका भट्टनायक, इन्होंने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? भरत मुनि का, राजशेखर का, विश्वनाथ का या भामा का? यह कथन किसका है? शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन राजशेखर का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी अपने कमेंट उत्तर जो है कमेंट में देते रहिए। प्रश्न संख्या 48 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर कैसे हैं? तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ्य? उच्चारण स्थान की दृष्टि से अ और आ जो हैं वह कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है या कंठ है? सही उत्तर है इसका कंठ, कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36? कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसके लिए? कितनी ध्वनियों को स्थान दिया गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 और 35 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 है,
अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? अंग्रेजी से, पुर्तगाली से, फ्रेंच से या डच से? अचार जो शब्द है वह किस भाषा से आया हुआ है, यानी किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है इसका पुर्तगाली भाषा का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? शौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? शौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। सही उत्तर है इसका शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है कि एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है अगली आने वाली परीक्षाओं में। आपको बताना है यह कथन किसका है। बोली के लिए यह कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का यह कथन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 ही बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह पंक्तियां जो है सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से ली गई हैं? युगांत से, ग्राम्या से, गुंजन से या स्वर्णधूलि से? यह पंक्तियां जो है सुमित्रा नंदन पंत की हैं और किस कृति से ली गई हैं आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ग्राम्या। ग्राम्या की पंक्तियां हैं यह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? विद्युत, परिषद, विद्वान और पृथक। ये जो शब्द हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया है? शुद्ध रूप से लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत, परिषद, विद्वान और पृथक। सभी में अंतिम जो वर्ण है उसमें हलंत रहेगा, विद्युत, परिषद, विद्वान और पृथक में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि या व्यंजन संधि। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशः धन दा यशोदा होता है, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना या बहुत सस्ता होना। मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घूस देना को कहते हैं मुट्ठी गर्म करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्यों को चुनते समय बहुत ही सावधानी से अपने आंसर को चुनना चाहिए। कभी भी आप परीक्षा में बैठे हों और शुद्ध वाक्य चुनना है तो कम से कम 2 से 3 बार उस प्रश्न को जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ शत्रु से खतरा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। मैंने आम खाया है किस काल को प्रदर्शित करता है? सही उत्तर है भूतकाल। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? नपुंसक, समालोचना, अतिशय और दर्शन। किस में जो है उपसर्ग नहीं लगा है? सही उत्तर है दर्शन, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है।
प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? सही उत्तर है इसका लेखक। लेखक में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 62 है। पंडित का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? कोविद, दामिनी, बुध, प्राज्ञ। कौन सा शब्द जो है इसमें से पंडित का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है इसका दामिनी। बिजली का पर्यायवाची होता है, पंडित का नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 है। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? उपकृष्णम, तत्पुरुष, महादेव, कर्मधारय, पुष्पधन्वा, बहुब्रीहि और सुकवकम द्वंद्व। कौन सा इसमें से सही नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उपकृष्णम तत्पुरुष समास। क्यों सही नहीं है कमेंट में जरूर बताइए इसको अगर मालूम हो तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 64 है। लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन और बहुवचन दोनों है। लड़के ने रमेश को मारा, कौन सा वचन हो जाएगा लड़के में? सही उत्तर हो जाएगा इसका एक वचन, एक वचन है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सफल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? असफल, विफल, कुफल, निष्फल। इनमें से सफल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कुफल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। यौगिक शब्दों की रचना के आधार कौन कौन से हैं? उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास, संधि एवं समास या इनमें से कोई नहीं। यौगिक शब्दों की रचना के आधार कौन है? प्रश्न संख्या 66 आपको बताना है यौगिक शब्दों की रचना के आधार कौन है। सही उत्तर है इसका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। इन चारों प्रकारों से यौगिक शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे होने दूबे बनकर आए, या छछूंदर के सिर चमेली का तेल। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही होगी? सही उत्तर हो जाएगा इसका छछूंदर के सर चमेली का तेल। प्रश्न संख्या 67 है। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, या वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। किसके लिए एक शब्द इनमें से होगा परित्यक्ता? सही उत्तर है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसको परित्यक्ता कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अमीर है, गरीब है, भिक्षुक है या अमीरी है? सही उत्तर है अमीरी, यह भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूतवाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? कालिदास, भास, भवभूति और भारवी। दूतवाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसका भास, भास की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 71 है कि काव्येषु नाटकम रम्य, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या ऋतुसंहारम। काव्येषु नाट्यकम रम्यम, यह कथन किस कृति के लिए कहा गया है? सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है रचनाकार और एक तरफ है उनकी कृतियां। सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। बात करते हैं मम्मट की, तो मम्मट की जो रचना है वह है काव्य प्रकाश।
विश्वनाथ की रचना हो जाएगी साहित्य दर्पण, जयदेव की रचना हो जाएगी चंद्रालोक और दंडी की रचना हो जाएगी काव्यादर्श। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। एक कथन है और दूसरा तर्क है। हमें कथन और तर्क पढ़ करके सही जवाब देना है। सबसे पहले कथन है कि भरत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ए सही आर गलत, ए गलत और आर सही, ए और आर दोनों सही या ए और आर दोनों गलत। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको बताना है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 74 है। कालिदास विरचित कुमार संभव में इनमें से किस रस की प्रमुखता है। वीर रस, रौद्र रस, करुण रस या श्रृंगार रस। कालिदास द्वारा रचित जो उनकी रचना कुमार संभव है, इसमें किस रस की प्रमुखता है। सही उत्तर है श्रृंगार रस। इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 75 है। हमें निम्नलिखित शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। सारा कुछ दिख जाए अच्छी तरीके से, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। सबसे पहले शब्द रूप और विभक्ति को मिला लेते हैं। आत्मनि की बात करें तो आत्मनि जो हो जाएगी यह सप्ती एक वचन का रूप हो जाएगा। सर्वस्मय की बात करें तो चतुर्थी एक वचन का रूप हो जाएगा। युष्मत जो है पंचमी बहुवचन होता है और अस्माभि जो होता है वह तृतीया बहुवचन होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में है 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। देश हितम में, स्वर्गपतितः में, ग्रामतः में, ग्रामगतः में या वाक्यपटु में। किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। सही उत्तर है स्वर्गपतितः में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन प्लस वयः, अन प्लस अयः, अनु प्लस अयः या अनु प्लस वयः। अन्वय शब्द में कौन संधि विच्छेद इसका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी अपने कमेंट कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनु धन अयः हो जाएगा अन्वय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 78 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूज्य में, करणीय में, पाठक में या वासुदेव में। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वासुदेव। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 79 है। गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालयो प्रभवति, गंगा हिमालयम प्रभवति या गंगा हिमालयेन प्रभवति। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका गंगा हिमालयात् प्रभवति, यह राइट आंसर हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत अनुवाद। प्रश्न संख्या 80 है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। यह 80 प्रश्न पूछे जाते हैं जीआईसी प्रवक्ता में। प्रश्न संख्या 80 है। पा धातु लट्लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है। पिबंती, पिबथ, पिबथ या पिबाम। जल्दी से अपने उत्तर कमेंट में बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 80 का 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिबाम। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। प्रैक्टिस कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे और हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे की क्लासेज हों उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाया करें। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।